हेलो एवरीवन। आज हम 5वीं क्लास की प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया चैप्टर 13 है बसेरा ऊंचाई पर को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 13 है बसेरा ऊंचाई पर। इसमें सबसे पहले है कहानी एक यात्रा की। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर भी दी गई है और इस पिक्चर में एक आदमी दिया गया है ना। इसका नाम है गौरव जानी और ये कहता है कि मैं हूँ गौरव जानी और यह है लॉनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लॉनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। अब इसमें आगे दिया है कैसे की तैयारी। आगे इसमें ये गौरव जानी कहता है कि मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। अब आगे है इसमें कि वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है कि नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो इसका आंसर जो है बच्चों यहाँ पर ऊपर लिख रखा है कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू राज्य आएंगे। अब आगे यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है कि जब गौरव जानी मुंबई से दिल्ली गए वह निम्नलिखित राज्यों से गुजरे। पहला है महाराष्ट्र, उसकी राजधानी है मुंबई। दूसरा है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर। तीसरा है राजस्थान और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वे रास्ते में कई बड़े शहरों से होकर गुजरे जैसे अहमदाबाद, अजमेर, उदयपुर आदि। अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसमें आ जाता है
कि मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी। तो इसमें है कि मनाली जो है वो पहाड़ी इलाका है। वह शहर कौन से राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है मेरा नया घर। मैं और मेरी लॉनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। अब नेक्स्ट इसमें है बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? अगर रहे हो तो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हाँ मैं एक बार टेंट में रही थी। कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तो इसमें है कि अकेले, यानी इसने कहा है कि टेंट में रहे हो। हाँ, अनुभव कैसा था, कब रहे हो? तो यह है कि जब मैं छुट्टियों में शिमला गई थी तो मुझे टेंट में रहना पड़ा था। ये बहुत ही उत्साहपूर्ण अनुभव था। अगर मुझे 2 दिन तक अकेले टेंट में रहना पड़े तो मैं कपड़े, स्वेटर, कंबल, भोजन, प्राथमिक उपचार किट, कीटनाशक, कैमरा, टॉर्च, जूते और साबुन ले जाऊंगी या ले जाऊंगा, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं, उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। तो इसमें लिख सकते हो कि मैंने कई तरह के घर देखे, जैसे बांस और लकड़ी के मकान, ईंट तथा सीमेंट के मकान। नेक्स्ट इसमें है ठंडा रेगिस्तान। यहाँ पर देखिए रेगिस्तान की जो है वो पिक दिखाई गई है। आखिरकार इसने कहा है कि आखिरकार मैं और लॉनर लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। अब आगे आ जाता है इसमें ताशी के घर में। यहाँ पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। तासी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों? वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का एक हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि तासी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तो इसका आंसर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है।
इसलिए तासी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि तुम्हारे घर की छत कैसी है, तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें लिखेंगे कि हमारे घर की छत समतल है, यह छत सीमेंट, सरिया और कंक्रीट से बनी हुई है, यह कपड़े, पापड़, बड़ी आदि सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आगे यहाँ पर है नेक्स्ट, दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर, लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, न ही कोई पेट्रोल पंप, न मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। अब आगे इसमें फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है। तो हम हरियाणा में रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मैं हरियाणा के मैदानी भाग में रहता हूँ, जहाँ ऊंचाई औसत समुद्र से 190 से 210 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा, इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। ये क्यों कहा था, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है कि ज़्यादा ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और सांस जोर से खींच कर लेनी पड़ती है। इसलिए गौरव जानी ने कहा कि, अब आगे क्वेश्चन में से आ जाएगा, गौरव जानी ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो, कहाँ गए हो। तो लिख सकते हो, हाँ मैं जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था। या कहीं और गए हो पहाड़ी इलाके में तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि वह कितनी ऊंचाई पर था। यह मंदिर 1585 मीटर यानी कि 5200 फीट की ऊंचाई पर था। क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई। हाँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई थी। आगे है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो। 5200 फीट की ऊंचाई तक। नेक्स्ट है इसमें चांगपा। वहाँ मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। नेक्स्ट है इसमें कि आपका स्वागत है। कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सील कर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी।
मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर भी कुछ दिया है, पश्मीना के बारे में है कि दुनिया में मशहूर पश्मीना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पश्मीना की शॉल दिखाई गई है। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नर्म बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत। अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे, है ना। अगर एक साधारण शॉल है उसमें 250 घंटे लगते हैं, तो इसने कहा है कि अगर डिज़ाइन वाली शॉल बनाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा घंटे लगेंगे, है ना। नेक्स्ट है, टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह बहुत खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते थे। अब आगे है कि ठंड भी कैसी। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। अब नेक्स्ट है इसमें 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ तक पहुँच जाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। तो हम लिख सकते हैं हाँ, हमारे पास एक गाय व भैंस है। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें दूध देती है। नेक्स्ट अब इसमें है सेकंड क्वेश्चन कि ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो इसमें जो है हम यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा है हमने। गाय, हम गाय पालकर उसका दूध प्राप्त करते हैं। बकरी, इसका उपयोग दूध और मांस के लिए किया जाता है। भेड़, इसका उपयोग भी ऊन और मांस के लिए किया जाता है। बैल, यह खेती में मदद करता है। और कुत्ता, यह हमारे घर की रखवाली करता है। अब आगे थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती। चर्चा करो। हाँ, बकरी और भेड़ को ठंड से बचने के लिए फर और ऊन की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें अपने शरीर के बालों की ज़रूरत होती है गर्मी और सर्दी के लिए, ठंड से बचने के लिए, है ना। आगे अब नेक्स्ट है इसमें फोर्थ क्वेश्चन। इसमें पता करो, तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सी यानी सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें
देखने को मिलेंगी। तो इसमें लिखेंगे लद्दाख, लेह, शिमला, श्रीनगर, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ और विदेशी शहर जैसे फिनलैंड, साइबेरिया, ओटावा में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ऐसा आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है या आता है। ऐसा समय आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में आता है। नेक्स्ट है इसमें श्रीनगर की ओर। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते हैं। उन घरों के मैंने कई फ़ोटो खींचे। ये फ़ोटो तुम भी देखो। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। अब नेक्स्ट है इसमें वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि यह मजबूत और टिकाऊ है, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। देखो और बताओ। देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर है अब श्रीनगर के घर एक नज़र। श्रीनगर में कैसे घर हैं उन पे नज़र बनाई गई है, यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पर ये पिक दी गई है, ये टूरिस्ट हाउस बोट की दिखाई गई है यहाँ पे कि श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 809 फुट तक होती है। अब यहाँ है बोट की तरह ही बने हुए लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये भी श्रीनगर की डल झील जो है, डल लेक और झीलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे मकान में कमरे होते हैं वैसे इसमें भी कमरे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ये छत पर नक्काशी होती है लकड़ी की, वो दिखाई गई है छत पर कि हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन ख़त्मबंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ देखो, पजल के जैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो ये पिक दिखाई गई है, ये पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, और इन घरों पर ढलवा छतें होती हैं ऐसे, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये पिक जो है दिखाई गई है, ये है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। यहाँ देखो, खिड़कियाँ लगाई गई हैं, जालीदार हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। नेक्स्ट अब ये वाली है पिक्चर, इसमें है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है
कि जो ये पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना, घरों के दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, उन पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। यहाँ देखिए मेहराब क्या होते हैं, ये देखिए ये मेहराब है। अब आगे इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इनके कारण सोचो। इसमें लिखेंगे हाँ, हमारे इलाके में कई लोगों के पास पक्के घर हैं, जबकि कुछ लोगों की झोपड़ियाँ हैं। अमीर लोगों के पास बंगले, मध्यम वर्ग के पास अपार्टमेंट है। घरों का प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें आ जाता है, तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवां छत पर या बड़ा बरामदा, जहाँ गर्मियों में सोते हैं हो और धूप में कुछ सुखाते हो। तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, हमारे घर में आंगन है जहाँ हम गर्मी में सो सकते हैं और चीज़ें सुखाने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आ जाते हैं कि अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। तो इसमें कि हमारा घर ईंट, सीमेंट, लोहे, पत्थर, लकड़ी आदि से बना है। नेक्स्ट है इसमें कि सोचो और लिखो। इन चित्रों को देखो, क्या इनमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इसमें लिखें हाँ, हम चित्र में घर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में घर दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती है और क्या फ़र्क है। तो पहले समानता बतानी है। समानता में लिखेंगे कि दोनों ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं, दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, दोनों लकड़ी बेचकर पैसा कमाते हैं और ये दोनों याक, बकरी आदि जानवरों का मांस खाते हैं। नेक्स्ट अब इसमें अंतर देखते हैं, उनमें क्या अंतर है। बकरवाल लोग कम और चांगपा अधिक ऊंचाई की पहाड़ियों पर रहते हैं। बकरवाल सभी तरह की बकरियां और भेड़ों को पालते हैं, चांगपा केवल कुछ खास नस्ल को पालते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाता है हम क्या समझें। तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिज़ाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ ये बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग है? तो इसमें देखिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि जम्मू कश्मीर में अलग तरह के बसेरे वहाँ के रहने वालों के हिसाब से बनाए जाते हैं। स्थानीय घर ज़्यादातर मोटी लकड़ी के बने हुए हैं जो सर्दी से लोगों का बचाव करते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर लोग जानवरों की खाल से बने टेंटों में रहते हैं। कुछ घर पानी में बने होते हैं, इन्हें नाव की तरह इधर उधर ले जाया जा सकता है। इन्हें हाउस बोट कहते हैं। ये घर हमारे घरों से बहुत अलग होते हैं क्योंकि हमारे घर ईंट और सीमेंट आदि से बने पक्के घर होते हैं जो एक ही जगह पर स्थित होते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।